Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to cover the class 11 hydrocarbon topic, and this is a very important topic for your exam perspective. And in the previous lecture we have covered the preparation of alkane, and in today's session we will cover the extended part of the preparation of this alkane. Okay, so before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड, देख सकते हो कि अब यहाँ पर हमने वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन में इससे रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म्स एंड एग्जांपल्स करे थे, जैसे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजनेशन जहां पर हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होना, ठीक है। एंड इस हाइड्रोजनेशन की वजह से आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक एरोमेटिक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, यानी इसका जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो एरोमेटिसिटी ही है, ठीक है। देन हमने कवर किया है कि एल्किल हैलाइड से कैसे हम कवर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन को। इसीलिए हम यहाँ पर 5 रिएजेंट्स को देखे थे, जैसे जिंक एंड डाइलेटेड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन जिंक CH3COOH, जिंक प्रॉपर जिंक, कॉपर डस्ट एंड इथानॉल। इन सब की जो काम है ना एक ही जैसा ही है, सो वी कैन यूज दिस रिएजेंट्स। देन हमने देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, देन सोडियम बोरोहाइड्रेट, देन PH3SNH एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सो ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है, इसीलिए हम यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है ना, इसका जो हम मैकेनिज्म करे थे, सो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा था, जहां पर हमने ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, लाइक CH3Cl। यहाँ पर देख सकते हो कि मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है। एंड इन प्रीवियस जितने भी हमने रिएक्शंस करवाए थे ना, इसमें मीथेन की फॉर्मेशन की कोई पर्टिकुलर कोई रिएक्शन दिखाई नहीं गया है। सो इसीलिए अगर हम प्रिपेयर कर सकते कोई मीथेन को, सो एल्किल हैलाइड विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो अब देख सकते हो कि CH3 अगर हम जो मिथाइल क्लोराइड है या फिर मिथाइल ब्रोमाइड है, इसको अगर ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ Zn डाइल्यूटेड HCl, जिंक CH3COOH, जिंक कॉपर, जो फर्स्ट वाला रिएजेंट है इसको अगर हम यूज करें, देन वी कैन इजीली फॉर्म द CH4 व्हिच इज मीथेन, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर प्रोसेस करना चाहे अनदर एल्केन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड PH3SNH माइनस, ये सारे के सारे जो रिएजेंट्स है ना ये फॉर्म करता है हाइड्राइड आयन, यानी कि हाइड्रोजन के पास अगर एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, देन वी कैन कॉल इट एज हाइड्राइड आयन। देन ये जो हाइड्राइड आयन की इवॉल्व हो रही है ना यहाँ से, ये जाकर डायरेक्टली एल्किल हैलाइड को ब्रेक करता है, एंड दिस हाइड्राइड आयन कंबाइन कर जाता है जो कैटायन फॉर्म हो रही है, मतलब जो एल्किल कैटायन फॉर्म हो रही है यहाँ पर अब देख सकते हो, इसके साथ ये कंबाइन करके एंड फॉर्मेशन क्या करे एल्केन की, ठीक है। एंड इन सारे के सारे जो फॉर्मेशन है ना, ये फर्स्ट वाला जो है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ये बेसिकली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं। बट अगर हम इसको 3 डिग्री को एल्किल हैलाइड के लिए फॉर्मेशन करना कोशिश करेंगे, सो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। सो इसीलिए इस इफेक्टिवनेस को दिखाते हुए हम सोडियम बोरोहाइड्रेट को लेकर आए हैं। जब सोडियम बोरोहाइड्रेट बेसिकली 3 डिग्री कोई एल्किल हैलाइड को ये रिडक्शन करते हुए फॉर्मेशन करता है कोई एल्केन ग्रुप की, ठीक है। बट ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए कोई रिएक्शन शो नहीं करता, इसीलिए एक इसका लिमिटेशन है बोल सकते हो, ठीक है। एंड बट जब अगर हम यहाँ पर ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड को इन्वॉल्व करते हैं ना, सो ये ना बहुत ही एक अच्छा एक रिएजेंट है। सो ये बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली कि 1 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है या फिर 2 डिग्री के लिए, ऐसा नहीं है। सब कुछ जो रिएक्टेंट है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके लिए एप्लीकेबल है। सो हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में आते हैं हम कि ये है ना HI, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ये बैकवर्ड रिएक्शन में भी चला जाता है। सो इसको स्टॉप करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम HNO3, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इसको अगर प्रेजेंस कराए, सो जो रिएक्शन है ना, सो ये फॉरवर्ड ही रहेगा, बैकवर्ड में नहीं डायरेक्ट करेगा, ठीक है। देन हमने कवर कर चुके वुड्स रिएक्शन, जहां पर आप देख सकते हो कि वुड्स रिएक्शन बेसिकली सोडियम, जो सोडियम मेटल है इसको ही हम लेते हैं,
ठीक है, यहाँ पर कोई अलग सा कोई सोडियम को अलावा जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इसको नहीं लेते। वुड्स रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है बेसिकली सोडियम को लेकर ही है। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये बेसिक कोई एग्जाम के लिए एक नॉर्मल सा इक्वेशन है जहां पर एक x एंड 2na एंड x, ये अगर हम डायरेक्टली इसको बाहर निकलते देन R डायरेक्टली कंबाइन करके एल्केन की फॉर्मेशन। अब देख सकते हो कि ये स्टेप अप रिएक्शन है, मतलब एसेंट ऑफ चेन। अगर आप शुरू करते हो कोई भी रिएक्शन को एक कार्बन से, देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये बेसिकली टू कार्बन से होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि एक कार्बन की एक्स्ट्रा इवॉल्व हो रही है ना, राइट। सो ये है एक्सेंट ऑफ चेन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिसेंट ऑफ चेन, जहां पर आप देखोगे कि कार्बन जो है ना उसका एक नंबर कटौती हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए ये है ना एक्सेंट ऑफ चेन। अगर कोई भी कंफर्मेशन या फिर कन्वर्सेशनल जो रिएक्शन है ना उसको अगर चेंज करना हो, सो आप इस एसेंट ऑफ रिएक्शन चेन रिएक्शन जो है ना इसको आप फॉलो कर सकते हो। सो ये कुछ इसका एग्जांपल्स। देन हमने देखा कि इसका मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म ना बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये दो वे से फॉलो करता है। एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जहां पर आप देख सकते हो कि ये जो होमोलाइटिक फिशन है, मतलब कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको अगर हम ब्रेक करें, सो होमोलाइटिक फिशन मतलब अगर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, सो वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो एक के पास चला जाएगा एंड दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के पास चला जाएगा। इसके बाद ना वो रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं। सो इसीलिए इसका जो नामकरण है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो R1 है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर होमोलाइटिक फिशन हो जाएगी। एंड इस जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हो रही है ना, फिशर हुक बोलते हैं हम, क्योंकि ये देख सकते हो कि ये जो नाम है ना ये फिश के हुक के जैसे है, इसीलिए इसका नाम है फिशर हुक। ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम, ये दोनों कंबाइन करके R फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सेंट ऑफ चेन हुआ है, राइट। सो केस 1 जो कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर रिएक्शन को करवाते हो एक कॉम्बिनेशन क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड दिस डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन वी हैव कवर्ड इन क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर आप देखे हो कि कैसे एक मॉलिक्यूल एक एटम उसी एक रिएक्शन में एक बार ऑक्सीडेशन करवाते हैं एंड एक बार रिडक्शन करवाते हैं। सो राइट, सो ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है एक ही मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख पाते हो। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है ना, सो ये कॉम्बिनेशन CH3 एंड CH3, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन ब्रेक करके होमोलाइटिक फिशन करके CH2 एक यहाँ पर देख सकते हो कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया है। सो सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप यहाँ पर कंबाइन करोगे, सो आप देख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है सेम मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, एंड इस जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बट ये किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया है। सो अगर इन दोनों को अगर हम पास पर लेकर आते हैं ना, सो क्या करेगा कि अपना जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना इसको ये डोनेट करेगा, एंड वो जो एक CH2 इसके पास भी फ्री रेडिकल है, सो अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी डोनेट करेगा, देन एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो आप देख सकते हो कि वन टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है ना मतलब एक टाइप की ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि कोई मिक्स प्रोडक्ट मिलता है। सो इसीलिए जो हम उस रिएक्शन करवाते हैं, सो यहाँ पर हमें इवन नंबर पर ही कार्बन एटम्स को लेना है, और अगर लेंगे तो उसके बाद देखिए कि ऑड नंबर पर लेने के ना मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कुछ डिजाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने, तो वो वापस में भी रिएक्ट करके सिमेट्री ना होने की वजह से या फिर आई मीन असिमेट्रिकल की वजह से ना कि ये क्या खुद पे खुद फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं, एंड देन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ना मिक्स टाइप की हो जाती है। सो इसीलिए हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो फॉर्मेशन नहीं हो पाती, राइट। एंड फिर हमने देखा कि डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन है ना ये डायरेक्टली इसके साथ अगर कंबाइन कर जाए, सो देख सकते हो ये CH3 मतलब यहाँ पर एल्केन की भी फॉर्मेशन हो सकती है, एल्कीन की भी फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। सो ये बेसिकली डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन जो है 3 डिग्री के लिए पॉसिबल है, एंड 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेथड पॉसिबल है। ठीक है, एंड इसका कुछ की पॉइंट्स था, जैसे रिएक्टिविटी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सिबली प्रोपोर्शनेट है, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि स्टेरिक रिपल्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्टिविटी लो हो जाएगी, एंड अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी जो है ना वो फास्टर रेट पर होगी। ठीक है, सो रिएक्टिविटी इंट्रा मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा है, मतलब एक ही विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर कोई इस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करे तो उसका जो रिएक्शन रेट है इन कंपैरिजन विद इंटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल में, सो वो ज्यादा प्रेफर करे इंट्रा मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड देन आप देख सकते हो कि जो RF मतलब हैलोजन मॉलिक्यूल्स जो है ना, तो हैलोजन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है ना वो सबसे छोटा, मतलब उसका जो साइज एंड शेप है ना सबसे
सबसे छोटा है, सो ये RF जो है ना इसका रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाता है, देन RCl, देन RBr, देन RI, क्योंकि I मतलब आयोडीन, इसका साइज जो है ना ये सबसे लार्ज इन साइज है, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कॉम्बिनेशन क्यों यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, राइट। देन हमने इसका जो अनदर मैकेनिज्म जो एनायन मैकेनिज्म है, मतलब एनायन के फॉर्मेशन के बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इसीलिए हम इसका नाम जो है ना इसको एनायन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कि एनायन मैकेनिज्म बेसिकली सोडियम जो है ना उसको दो आयन में डिवाइड कर चुके हैं, जो पॉजिटिव एंड टू फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस टू फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना ये R+ यानी कार्बोकैटायन की जहाँ फॉर्मेशन हो रही है ये जाकर उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, एंड वन इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसको फिर से नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन में कन्वर्ट कर देता है। एंड कोई भी एल्कीन के ऊपर अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, राइट। एंड अनदर मॉलिक्यूल RX की देख सकते हो, जहां पर X अगर लीव कर जाता है देन R+ की फॉर्मेशन, देन इस कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन दोनों कंबाइन करके फॉर्मेशन करता है एल्कीन की, ठीक है। सो ये एनायन मैकेनिज्म बहुत ही इजीएस्ट एक मैकेनिज्म है। सो ये था दो पॉसिबल मैकेनिज्म। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ उसके रिलेटेड एग्जांपल्स करे, एंड हमने उसके बाद देखा कि येल्ड एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन इज लेस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कार्बन जो है ना ये कार्बन अगर ऑड नंबर पर ले सो वो सिमेट्रिक नहीं होती है, सो वो अगर जो रेडिकल फॉर्मेशन होती है अगर खुद से ही कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे सो क्या हो जाएगा कि मिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, सो हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता है। सो ये कुछ उसका रिलेटेड एग्जाम्पल्स सो आप देख सकते हो। देन हमने देखा कि इंट्रामोलिकुलर उस रिएक्शन जहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन जो वापस में रिएक्ट करके जैसे 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन है, यहाँ पर ब्रोमीन को अगर हम रिमूव कर देते हैं देन टू फ्री रेडिकल पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, दो वापस में एक इंटरनली एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, देन फॉर्मेशन क्या करते हैं साइक्लोपेंटेन की, ठीक है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनदर एक मॉलिक्यूल है जहां पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन दो साइड पर एक साइक्लो जो ब्यूटेन है ना इसमें है, सो देख सकते हो कि ये लीव करने के बाद यहाँ पर टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है एंड देन वापस में ये फिर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करा है जिसे हम बाइसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये इंट्रामोलिकुलर, सो इंटरमोलिकुलर का जो रेट है इंटरमोलिकुलर से ज्यादा है, ठीक है। देन हमने कन्वर्ट कर चुके हैं फ्रैंक लैंजर रिएक्शन जहां पर जो सिमिलरली वुड्स रिएक्शन के जैसा ही मैकेनिज्म है पर हम यहाँ पर जिंक को यूज करेंगे, जहां हम वुड्स रिएक्शन पर सोडियम की यूजेज की थी, अभी हम यहाँ पर जिंक की यूजेज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन है। एंड फिटिक रिएक्शन मतलब ये जो फिटिक रिएक्शन है बेसिकली कोई एराइल हैलाइड के लिए होता है, जैसे वो रिएक्शन था वुड्स का वो एल्किल हैलाइड के लिए था, अभी ये जो है ना ये एराइल हैलाइड के यानी कि कोई एरोमेटिक रिंग, अगर इसको हम ये नहीं वहां पर जहां पर हमने सोडियम का इन्वॉल्व कर दिया यहाँ पर भी सेम हम सोडियम के इन्वॉल्वमेंट करेंगे बट ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। सो ये कुछ रिएक्शन इसका। देन हमने कवर कर चुके हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन वुड्स यानी अनफिटिक दोनों को कंबाइन करके कोई रिएक्शन, वुड्स बेसिकली एल्किल हैलाइड में है एंड जो फिटिक रिएक्शन है बेसिकली कोई एराइल हैलाइड में है। सो अगर कोई एल्किल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड दोनों कंबाइन करके कोई रिएक्शन फॉर्मेट करते हैं देन वो जो रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन है। सो देख सकते हो कि एक एल्किल हैलाइड है एंड एक एराइल हैलाइड है, देन ये कंबाइन करके एक फॉर्मेशन करा है जो बिसफिनाइल है एंड ये सिंगली फिर खुद से ही कंबाइन करके ये फॉर्मेशन करा है एंड ये एल्केन, ठीक है। सो यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। वुड्स में प्रॉपरली अगर आप इवन नंबर की कोई रिएक्टेंट लेते हो मतलब कार्बन को जो नंबरिंग है ना वो अगर इवन नंबर पर हो सो वो जो आपको प्रोडक्ट है ना वो एकदम 100% आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी असिमेट्रिकल एंड कोई भी अगर इवन नंबर ना हो तो ऑड नंबर की कोई नंबरिंग ले ले तो सो मिक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो वुड फिटिंग में भी ऐसा ही है, जैसे आप देख सकते हो बिसफिनाइल भी फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर एल्केन भी फॉर्मेशन हुई है एंड ये भी टॉलुइन भी फॉर्मेशन हुई है। सो यहाँ पर मिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, राइट। देन अनदर रिएक्शन था उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन बेसिकली कोई बेंजिलिक आयोडाइड बेंजीन रिंग है, ये देख सकते हो यहाँ पर आयोडीन है। सो अगर हम इसको 2 मोल ऑफ इससे ट्रीट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ पाउडर कॉपर एंड हीट देन ये फॉर्मेशन करते हैं बिसफिनाइल की। सो अनदर रिएक्शन है जो लगभग एराइल हैलाइड जो फिटिक रिएक्शन था उसी की सिमिलर है, ठीक है। सो ये था पिछले लेक्चर के कुछ रिकैप। आज हम कवर करने वाले हैं सोडा लाइम मेथड की यूजेज से कैसे हम एल्केन को प्रिपरेशन कर सकते हैं,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। अब देखोगे कि आप यहाँ पर डिसेंट ऑफ कैसे चेन हो रही है। पिछले लेक्चर पर जैसे हमने देखा कि इन वुड्स रिएक्शन की एक्सेंट ऑफ चेन हो रहा था, अभी जो सोडा लाइम मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, इससे डिसेंट ऑफ चेन हो जाएगी। मतलब जो कार्बन के हम यूजेज करने वाले, मतलब मान लो कि हम 4 नंबर ऑफ कार्बन की यूजेज कर रहे हैं, देन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा 3 कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी कन्वर्शन रिएक्शन में बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। इन क्लास 12 आप इस टाइप की कोई रिएक्शन फिर भी देखोगे, जैसे इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन टॉपिक। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। So first reaction is soda lime method। ये सोडा लाइम मेथड ना आप क्लास 10th में भी एक बार कर चुके हो, सोडा लाइम मेथड। ठीक है, सो देखो यहाँ पर RCOOH यानी मतलब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसको अगर हम ट्रीटमेंट करवाए देन क्या हो जाएगी ना, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी। देन क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ से RH जो कि एल्केन है। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट है बेसिकली क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 की रिमूवल होती है, राइट। देन फॉर्मेशन क्या होती है यहाँ पर एल्केन की। सोडा लाइम मतलब सोडा, इसका जो नेमिंग है इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने देख लो कि सोडा लाइम मतलब सोडा एक एंड लाइम, राइट। जो सोडा है ना ये बेसिकली क्या है, कॉस्टिक सोडा। जो कॉस्टिक सोडा ये है सोडा, कॉस्टिक सोडा क्या है कि NaOH, इसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो इसके रिलेटेड, सो आपको ये ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। CH2COOH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जो कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडा लाइम है, जो फॉर्मेशन करेगा ये सोडा लाइम है। ठीक है, NaOH CH3COONA। ठीक है, एंड दिस CH3COONA फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, NaOH से। देन CaO जो ये कंबाइन है ना, NaOH प्लस CaO, ये ना एक्टिवेटिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। सो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्मेशन करेगा Na2CO3 एंड CH4 मीथेन। सो देख सकते हो कि यहाँ पर ना बेसिकली क्या है कि अब CH3CONA यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 नंबर ऑफ कार्बन जो है ना वो 2 है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन है बेसिकली मीथेन है। मीथेन मतलब 1 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर। सो देख सकते हो कि यहाँ पर ना डिसेंट ऑफ चेन हुआ है, मतलब कार्बन की कटौती। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रिएक्शन है ये। देन अनदर एक एग्जांपल देखो, C2H5COONA प्लस NaOH। CaO की प्रेजेंस में बाय प्रोडक्ट में सेमी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा जो है Na2CO3 प्लस C2H6। यहाँ पर फॉर्मेशन मेन क्या है कि इथेन की फॉर्मेशन हुई है, राइट। सोडियम इथानॉइड से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हीट भी देना जरूरी है क्योंकि ये लार्ज हीट पर लाइक 200 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप की टेम्परेचर में ना ये जो रिएक्शन है बहुत ही कूलिंग तरीके से कर लेता है। ठीक है, सो ये बाय प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन हुआ है ना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बाय प्रोडक्ट में हर किसी रिएक्शंस में सिमिलर ही है, बट जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमेशा एक कार्बन से नीचे हो जाएगी। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर C2H5 यानी कि इथेन की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर 3 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 कार्बन फॉर्मेशन हुई है। सो सोडियम प्रोपानॉइट, इसका नाम प्रोपानॉइट। इससे क्या फॉर्मेशन हुई, इथेन की। ठीक है, चलो अब अनदर एक रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, एंड इसके साथ अगर हम CONA देन NaOH से ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ CaO,
and heat, then it will form Na2CO3 and benzene ring. ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाती है. सो ये सोडियम बेंजोएट, एंड इस अगर हम सोडा लाइम से ट्रीटमेंट करवाएं देन फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर, बेंजीन की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है. ठीक है, चलो अनदर एक रिएक्शन, जैसे टॉलुइन से अगर हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं, टॉलुइन मतलब CH3 बेंजीन के साथ एडेड, राइट. सो ये एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है. सो NaOH इससे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, देन फॉर्मेशन करेगा क्या, ये सोडियम बेंजोएट की. सो सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो चुका है. देन ये जो फार्दर रिएक्शन है ना, फिर से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन की. ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये फिर से यहाँ पर आकर शुरू हो जाता है. ठीक है. सो जो मेथड है टॉलुइन से कैसे हम सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन करें, कुछ भी रिएक्शन हो उसे हमें CONA की फॉर्मेशन में लेकर आना है. देन हमें इसको ट्रीटमेंट करवाना है NaOH एंड COC इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. देन जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो एल्केन है. ठीक है. कुछ सिमिलर क्वेश्चंस जैसे CH3 CHCOOH एंड यहाँ पर CH3. ठीक है, ये है A रिएक्टेंट एंड ये है CH3 CH3 CH3. देखो ये 3 डिग्री है, हाँ, बट ये देखो ये 2 डिग्री है. ये 3 डिग्री 1 2 3 4, हाँ ये 4 डिग्री एंड ये 3 डिग्री है. ठीक है. सो आपको यहाँ पर बोलना है कि रेट ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा फास्टर रेट में हुई. वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, आप सॉल्व करो. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस रिएक्शन के जो मैकेनिज्म है उसको देख लेते हैं. ठीक है. सो मैकेनिज्म देखो यहां पर, मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर ना आपको जो कार्बोकेटायन है, मतलब जो मिडिल वाला कार्बन है, इसका स्टेबिलिटी को आपको देखना है. अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा फास्टर रेट पर होना है. अभी आपको ये निकलना है कि ये कौन से एक्स्ट्रा चीज जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करवा रहे हैं. ठीक है. सो मैकेनिज्म को देखते हैं. जैसे एक कोई एग्जांपल CH3COH जो एसिटिक एसिड है, एंड अगर इसको हम NaOH एंड CaO की से ट्रीटमेंट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CH4, क्योंकि यहां पर डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, राइट. सो देखो RCOONA प्लस NaOH. ठीक है, इसको CaO एंड हीट. ठीक है. सो Na2CO3 प्लस RH एल्केन की फॉर्मेशन हो रहा है. सो RCOONA. ठीक है. अगर इसको RCOO इसको फॉर्मेशन कर रहा है एंड देन Na प्लस. ठीक है, ये ब्रेक हो गया, देख सकते हो आप. जो ये है ना CO, ये CO माइनस एंड Na प्लस दो आयन में डिवाइड हो चुका है. सो इसको अगर हम थोड़ा इस टाइप से लिखें, जैसे RCOO नेगेटिव. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है. देन ये नेगेटिव ये यहाँ पर अगर थ्रू रेजोनेंस में बोल सकते हो, अगर यहाँ पर ये डोनेट करे देन क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है ना RC का, ये RC का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड ये फॉर्मेशन करेगा कि कार्बन आयन की, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये. अगर ये फास्टर रेट पर होता है देन द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी फास्टर होगा. अगर ये स्लो स्टेप में है देन जो रिएक्शन है ना उसका जो टोटल रेट है ये भी स्लो हो जाएगा. सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है यही. सो R माइनस यानी कि कार्बन आयन फॉर्मेशन हुई यहाँ पर प्लस C2. सो ये जो है ना ये है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रिमूवल हमने, इसका जिक्र हमने पहले कर चुके हैं. सो ये कार्बन आयन, कार्बन आयन. ठीक है. सो ये जो R माइनस फॉर्मेशन हुआ है, अगर इसको HOH यानी कि जो H2O है ना,
सो ये H प्लस फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, सो ये RH फॉर्मेशन करेगा एंड OH, ठीक है। ये जो OH है वो NaOH का नहीं है, ये NaOH का जो है ना, जहां से हमने रिएक्शन को स्टार्ट करी थी वहीं पर ही जाकर ये OH को मिला देते हैं। सो आप देख सकते हो कि यह हमारा फॉर्मेशन हो चुका है RH जो एल्केन है। सो NaOH प्लस NaOH प्लस CO2, ये बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पर CO2 की रिमूवल हुई है, यहाँ पर NaOH एंड NaOH, ठीक है। ये सब एक साथ ना कंबाइन करके फॉर्मेशन क्या करता है कि 2Na प्रेजेंट है, सो Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। H2O जो है ना सॉल्वेंट है, एंड यहाँ पर जो NaOH की, क्यों यहाँ पर हम NaOH को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों इस रिएक्शन में NaOH की इंपॉर्टेंस है। अब देखो ये जो है ना NaOH बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, एंड बेसिक नेचर जो रिएक्शन मीडियम है ना, इसको न्यूट्रलाइज बेसिक करने के लिए NaOH को यूज किया जाता है, एंड H2O है यहाँ पर सॉल्वेंट। सो ये है रेट ऑफ जो रिएक्शन का मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब देख सकते हो कि यहाँ पर CO यानी ये ब्रेक हो चुका है, देन R माइनस फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। R माइनस जो कार्बनियन आयन है, एंड इस कार्बन आयन H प्लस के साथ कंबाइन करके एल्केन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई है, एंड यहाँ पर जो NaOH की फॉर्मेशन हुई है ना, ये सब कुछ एक साथ जाकर कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ये Na प्लस है एंड यहाँ पर OH की फॉर्मेशन हुई है, राइट। सो ये कंबाइन करके NaOH को फॉर्मेशन कर देता है पहले से। सो NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन के बाद ये Na2CO3 की फॉर्मेशन करती है, एंड जो H2O था ना वो इससे रिमूव हो जाता है, एंड H2 ये था सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट में कोई चेंजेस नहीं है। एंड जो क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन पहले दिया था ना, इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर आप इसको सोडियम NaOH से ट्रीटमेंट करवाते हो, सो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर Na ऐड हो जाएगा एंड H का रिमूवल हो जाएगा, राइट। सो CH3 CH COO Na एंड यहाँ पर CH3 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 C COO Na, राइट। सो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रही हूँ। अब देखो जो CH COO Na and CH3 एंड यहाँ पर था क्या CH, तीनों CH3 ग्रुप यहाँ पर लिंक्ड है ना, एंड यहाँ पर दो CH3 ग्रुप लिंक्ड है एंड COO Na, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो CON है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां पर सबसे ज्यादा है, अगर ये कार्बनियन आयन को फॉर्मेशन कर रहा है, सो यहाँ पर अगर हम ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, सो क्या ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, नहीं ना। सो चार्ज इंक्रीज जहां पर ज्यादा इंक्रीज, अगर कोई पहले से नेगेटिव है, अगर उनको और ज्यादा नेगेटिव कर रहे हो, सो क्या स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, नहीं ना। उसको नेगेटिविटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसको हमें डिस्पर्स करना है, मतलब जो गेन हुआ है ना उसको बैलेंस करना है, डिक्रीज करना है, देन वो ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगी। सो यहाँ पर जो CH3 है ना, ये प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। सो प्लस आई इफेक्ट के शो करने से ना ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पुश करेगा टुवर्ड्स C, एंड ये भी। सो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पर भी इंक्रीज है, पर कंपैरेटिवली ये जो सिनेरियो दिया गया है ना इस क्वेश्चन में, सो यहाँ पर इससे कंपेयर करके ये थोड़ा लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो ये ना क्या है कि ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इन कंपेरिजन टू इट। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, चार्ज जहां पर इंक्रीज्ड है, चार्ज इंक्रीज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीज्ड, मतलब अनस्टेबल है ज्यादा। अगर चार्ज इंक्रीज है सो ये अनस्टेबल है, ठीक है। सो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे अच्छा है 1 डिग्री, देन है 2 डिग्री, देन है 3 डिग्री। सो ये एक्चुअली ये 4 है, सो इसीलिए ज्यादा, यानी कि टर्शियरी है, ठीक है। सो इसीलिए ज्यादा अनस्टेबल है, एंड ये 3 डिग्री है। सो अगर यहाँ पर कोई 1 डिग्री एंड 1 डिग्री प्रेजेंट होता, सो वो ज्यादा स्टेबल होता, राइट, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन उसमें ज्यादा है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो,
जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम CH3COOH, ठीक है, एंड ये है एंड ये B है, CH2COONA, एंड यहाँ पर एक NO2 ग्रुप को ऐड कर दिया हमने। अब क्या है ना कि आपको पता होना है कि कौन सा चीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है एंड कौन सा चीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से कौन सा चीज ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है एंड किस सिनेरियो में स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर रहा है एंड कहां पर स्टेबिलिटी को थोड़ा लोअर डाउन कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर देता है, ठीक है। एक एक केस में एक एक अलग अलग से होना है। सो इस केस में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन NO2 क्या है बताओ, बेसिकली इस रिंग में ये NO2 का जो रोल है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एंड ये किस इफेक्ट की वजह से इसको स्टेबलाइज करेगा या फिर डिस्टेबलाइज करेगा, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थर्ड जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ये है सो ये बेंजीन रिंग, एंड यहाँ पर हम CH2COONA, ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एडिशन कर दिए इन पैरा पोजीशन। चलो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, स्टेबिलिटी कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी एंड रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जा सकता है या फिर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि दोनों नाम ही इसके लिए एप्लीकेबल है। सो देखो यहाँ पर क्या है ना, बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशन है, ये जो ये प्रोडक्ट है ना ये CH3CO ये नॉर्मल है, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो CH2CONA, इस सिनेरियो में ये भी हम Na कर देते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पर जो CH2CONA ना, इसकी पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है एंड ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, एंड ये लोन पेयर की वजह से ना यहाँ पर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इनका लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थ्रू द रेजोनेंस से क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो इसमें और ज्यादा पुल कर देगा, मतलब पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हद तक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जो अगर नेगेटिव एलिमेंट है अगर उसको और ज्यादा नेगेटिव बना दोगे तो वो अनस्टेबलाइज्ड हो जाती है। सो इसीलिए ये प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करते हुए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर ये थ्रू द रिंग इसको डिस्पर्स कर रही है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेकंड सिनेरियो, जो NO2 ग्रुप है ये बेसिकली तो माइनस आर इफेक्ट दिखाता है एंड माइनस N, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, इस जो रिंग है ना इससे ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाती है एंड इस वजह से वो ज्यादा स्टेबलाइज भी है। सो इसीलिए माइनस M इफेक्ट शो करता है ये, एंड ये प्लस M इफेक्ट शो करता है। सो चार्ज then ये प्लस है। सो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो है B देन A देन C, ठीक है। एंड अनदर इक्वेशन अब देखो यहाँ पर, जैसे रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सो इस सिनेरियो में ना जैसे ये है, सो हम यहाँ पर CONA, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बेसिकली स्टेबिलिटी को देखना है, किस रिएक्टेंट में ज्यादा स्टेबलाइज्ड है ये। अगर ये इस रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबलाइज्ड है देन द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन या फिर डेस्ट ऑफ रिएक्शन है ना वो ज्यादा फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन पर COONA को ऐड कर दें एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अब बताना कि इन दोनों केस में कौन सा ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में इस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो मेन की पॉइंट है स्टेबिलिटी। सो आपको देखना है कि कहां पर ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला केस है ना, इसमें ये जो है ना अगर यहां से इसको रिमूव कर दे, सो यहां पर चार्ज आ जाएगी एंड दिस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा। टोटल जो रिएक्टेंट है ना
रेजोनेंस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टू थ्रू आउट दिस जो मॉलिक्यूल है ना उसमें डिस्पर्स कर देता है, सो स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो अब इस फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि रेजोनेंस से ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से स्टेबल है। बट सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि यहां से अगर हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगी ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि ये कॉन्जुगेट नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड देन चार्ज, ये कैसे कंजुगेट कर पाएगा, डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, सो रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है, सो ये नो रेजोनेंस शो करता है एंड ये ज्यादा अनस्टेबल है, नो रेजोनेंस एंड अनस्टेबल। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले केस में से हो जाएगी। समझ में आया? चलो अनदर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर जैसे ये है एक एंड ये प्रोडक्ट, सो यहां पर हम CONO को ऐड कर देते हैं एंड यहां पर भी CONA, तीनों केस में सेम ही रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम यहां पर COONA, ठीक है। अभी आपको बताना है कि कौन सा जो रिएक्टेंट है ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट सिनेरियो जो है आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करेगा एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा फॉर्मेशन करेगा। सो आपको देखना है कि स्टेबिलिटी के मेन केसेस क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर रेजोनेंस है, कुछ भी हो प्लस आई प्लस एम माइनस एम, किस वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। आपको सारे के सारे जो सिनेरियोस हमने जीओ में कवर कर चुके हैं उसको देखना है आपको, ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व कर लेते। अगर हम इसको यहां से ब्रेक कर दें, ये जो CON है ना, इसको अगर हम यहां से ब्रेक कर दें, देन यहां पर नेगेटिव चार्ज आती है, राइट। सो देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज ये नॉर्मल सा केस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है एंड यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा काइंड ऑफ जो स्टेबिलिटी है ना, प्लस आई प्लस एम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो ये नॉर्मल सा एक है। अब देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये माइनस, देन देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन कोई चार्ज है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एक माइनस चार्ज। सो ये देख सकते हो यहाँ पर एक कंजुगेशन हो रहा है एंड यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, सो रेजोनेंस पॉसिबल है। सो ये जो मॉलिक्यूल है ना ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। एंड जो थर्ड केस है, अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दें, देन यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आती है, दिस नेगेटिव चार्ज, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, देन चार्ज है एंड यहाँ से अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड एंड उसके बाद फिर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, देन यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है जो एरोमेटिक है। सो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है वो है एरोमेटिसिटी। सो इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एरोमेटिक नेचर डेवलप होने की वजह से ना ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एंड देन बी प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेबलाइज्ड है, देन नॉर्मल वाला। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकती है इस केस में, सो है C देन B देन A, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। सो बी केयरफुल एंड प्रैक्टिस करते रहो। हमारे इस चैनल पर ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते रहते हैं, सो आप उसको भी देख सकते हो। सो आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एंड बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आज के जो वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सो सोडेलियम मेथड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कोई एल्केन को। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोडेलाइम मेथड RCOH यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम ट्रीटमेंट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO एंड हीट भी दे, देन वो फॉर्मेशन करता है एल्केन की। एंड यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन थी वो Na2CO3 है एंड यहाँ पर डिसेंट ऑफ चेन हो जाती है। मतलब कोई अगर आप कार्बन नंबर ऑफ कार्बन मतलब मान लो कि आप अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट कर रहे हो, देन यहाँ पर डिसेंट ऑफ चेन मतलब वो 3 नंबर ऑफ कार्बन फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन थी। सो यहाँ पर एक जो कार्बन है ना वो डिसअपियर हो चुका है। सो इस वजह से हमें इसको डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने उस रिएक्शन में क्या देखा कि असेंट ऑफ चेन मतलब जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होती रहती है हर प्रोडक्ट में, ठीक है। सो कोई भी कन्वर्सन रिएक्शन हो, असेंट ऑफ चेन या फिर कोई भी कन्वर्सन हो, लाइक कहीं पर आपको बोला जाता है कि आपको मीथेन से इथेन फॉर्मेशन करना है,
सो इस टाइप के एसिड ऑफ रिएक्शन भी ले सकते हो। अगर कहीं पर बोला जाता है कि कोई डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन किया जाए, प्रोपानॉल से अगर कोई इथेनॉल फॉर्मेशन करना हो, मतलब यहाँ पर कार्बन की जो है ना प्रेजेंस, उसको अपन डिसेपरेट करना है। सो ये वन मॉलिक्यूल को ही पॉसिबल, ऐसा नहीं कि 4 मॉलिक्यूल से आप स्टार्ट कर चुके हो और 1 मॉलिक्यूल फाइनलाइज है, ऐसा नहीं है, बस 1 मॉलिक्यूल करते हुए ये कट होते जाएगा, ठीक है। सो सोडेनर मेथड इस टाइप की मेथड है जिससे आप डिसेंट ऑफ कार्बन एटम कर सकते हो, डिसेंट ऑफ चेन कर सकते हो, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। अब जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड अगर आप इसको कोई एरिया से ट्रीटमेंट करवाते हो, देन वो फॉर्मेशन करता है सोडियम की कोई एक सॉल्ट। देन देखो यहाँ पर जैसे मैकेनिज्म में कुछ एग्जांपल्स है, यहाँ पर सोडियम प्रोपानोइट है, ठीक है, एंड NaOH का अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaCO, NaOH है ना, ये एक्टिवेटिंग एजेंट है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेटिंग एजेंट है, ठीक है। सो ये जो Na2CO3 है ना, ये बाय प्रोडक्ट है, एंड फॉर्मेशन हुआ है कि इथेन, मतलब देख सकते हो कि 3 से डायरेक्टली 2 कार्बन कन्वर्ट होता है। सो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज्ड है, सो इसीलिए डिसेंट ऑफ चेन है ये, एंड ये है एग्जांपल। एंड देख सकते हो कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, कोई भी मैकेनिज्म फॉलो करता है, कोई भी अगर कोई रिएक्शंस है ना, सो बेसिकली हमको वो देखना है कि वो किस तरीके से स्टेबलाइज्ड है थ्रू द रेजोनेंस, प्लस एन, माइनस एन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, कुछ भी प्रेजेंट हो जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, लाइक 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी देखना है। कोई एक्सटर्नल अगर बाल्की ग्रुप प्रेजेंट है, सो क्या उसको ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है या फिर वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो इसको भी देखना है। सो जो भी इंटरमीडिएट है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, सो हमें देखना है कि इंटरमीडिएट कितना देर तक स्टेबलाइज्ड है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये है इसका मैकेनिज्म, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म इसका RCOA में, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक कर दे दें, ये फॉर्मेशन करता है इसका, एंड यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाती है, एंड कार्बनियन आयन की फॉर्मेशन करता है जो R माइनस है, एंड दिस कार्बनियन आयन डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं H प्लस से, जो सॉल्वेंट से लेकर आता है H2O, अगर H प्लस एंड OH माइनस में डिवाइड हो जाता है, दिस H प्लस कंबाइंस विद दिस कार्बनियन आयन एंड फॉर्मेशन करता है इस एल्केन की, ठीक है। एंड ये कुछ स्टेबिलिटी एंड डिस्टेबलाइज की एग्जांपल्स। सो आगे जो इस वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक सेशन था। नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्लर रिएक्शन, जिस तरीके से हम फिर कुछ एक्सटेंशन पार्ट है जिसको हम कवर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एल्केन को इस नेम रिएक्शन से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विद योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।